ये 2001 का कब का था? इसका संख्या कितना था? नंबर एक एक ही था। हाँ एक 2003 का एक है। 2003 का अधिनियम देखा और एक क्यों लिखा राष्ट्रपत्र में विशेष पत्र प्रकाशित हुआ। एक नंबर है 2003 का। बिल का पारित होना 2001 का है। बिल का नंबर 2003 है। 25 फरवरी 2003। हाँ आया एक बार। राष्ट्रपति साहब की सहमति मिली है। राष्ट्रपति की महोदय की अनुमति क्यों मिली भाई? अधिनियम तो कौन सा था? राजस्थान का था। बताओ फिर उस टाइम तो गवर्नर नहीं हो गया था। क्या चीज? गवर्नर नहीं हो गया था। 2003 में गवर्नर नहीं हुआ। गवर्नर तो 2003 में था। राज्यपाल भाई हर राज्य का राज्यपाल तो होता ही होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया? देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या देयर शैल बी ए होगा है ना, या देयर मे बी होगा शैल। और गवर्नर के लिए क्या लिखा है? हो सकेगा। हो सकेगा। वहाँ पे भी देयर शैल ही है, मतलब राज्यपाल तो होगा। छुट्टी होगा मतलब सर। एक्चुअली क्या होता है कि यदि राज्यपाल को लगता है कि साहब उसके बाद भेज देता है कि क्या लगता है राज्यपाल को कि साहब इस संविधान में नहीं ये वाला जो एक पारित करना है वो वास्तव में पारित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति एक मिनट रुकना इस चीज पर। सेंट्रल के एक्ट को गए नहीं करते वो। 25 फरवरी 2003 को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हुई। राज्य में कतिपय परिसरों के डेटा शुरू करने और उनकी किराए करने ये अभी हमारे लिए चिंता का विषय है। ध्यान रखना ये चिंता का विषय है। अब चिंता का विषय क्यों है कि साहब एक्ट कौन सा है? स्टेट का सहमति। अच्छा स्टेट का यदि एक्ट है तो संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है या फिर वो कौन सी अनुसूची है जो ये बताती है कि साहब अलग अलग विषय पर अलग अलग विधानमंडल कानून बनाएंगे। शेड्यूल नंबर 7 अनुसूची नंबर 7 अनुसूची संख्या 7 और आर्टिकल नंबर कौन सा आर्टिकल है जो ये कह रहा है कि साहब अलग अलग विधान पर अलग अलग राज्य विधानमंडल बनाएंगे। 261 या 257। कुछ ठीक पहुंचे आप वैसे दीपक? नेना नहीं नलिनी 253 या 55 245 से 255 तक के प्रोविजन ये कह रहे हैं कि साहब इन विषयों पर ये विधान पालिका कानून बनाएंगे, जिसमें 245 246 विषयों के बारे में और अनुसूची के बारे में बता रहे हैं। 247 आनुषंगिक न्यायालय के बारे में। 248 249 50 51 52 आपातकाल की स्थिति में कानून कौन बनाएगा? राज्य में 256 नहीं 356 की स्थिति में कानून कौन बनाएगा? क्या कोई राज्यसभा 249 में कह दिया कि राज्यसभा के पास में पावर है? इसके बावजूद भी कि राज्य सूची का विषय होने के बावजूद यदि राज्यसभा ने कह दिया कि ये राष्ट्र हित में कानून बनाना तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। तो ये अनुसूची नंबर 7 में जो विषय दे रखा है, जो बात दे रखी है वो ये है कि साहब 3 तरह की लिस्ट है, जिन लिस्ट का नाम है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जो विषय है किराया नियंत्रण अधिनियम का, जो कि ट्रिब्यूनल से संबंधित है। ट्रिब्यूनल कहाँ है? प्रोविजन ट्रिब्यूनल के 300 के आर्टिकल
323 ए और 323 बी में जब हमने देखा था तब पढ़ा, क्योंकि ये विषय ट्रिब्यूनल से संबंधित है, समवर्ती सूची का विषय है। और राज्य में किराया नियंत्रण करने के लिए बात है, तो ये विषय राज्य में किराया नियंत्रण की बात हो गई राज्य सूची से। अतः कानून कौन बनाएगा? यदि राज्य सूची है, मतलब किराया से संबंधित विषय दे रखा है तो राज्य सूची, ट्रिब्यूनल से संबंधित विषय है तो समवर्ती सूची में कौन बना सकता है? कौन कानून बना सकता है इसमें? चाहे तो संघ सरकार भी बना सकती है, चाहे तो राज्य भी बना सकती है। अब एक गहरे से गहरा क्वेश्चन में वापस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चल रहा हूँ। समवर्ती सूची में नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने दे रखे हैं? 91, 60, 61, 65, 47 इसमें माइनस करके उसमें हो गया संघ सूची में कितने? 61, 66 माइनस 5 इज इक्वल टू 61। राज्य सूची में 91, नहीं वो समवर्ती के है 99 तो 47 है इसमें राज्य। 47 हाँ 47 प्लस 5 इज इक्वल टू 47 है 47 क्या 46? 47 ठीक है। और समवर्ती सूची में 91, इसमें 96 है सर। 97 है। 97 सब्जेक्ट। याद रखना एक सब्जेक्ट ऐसा है कि 97 का, जिस सब्जेक्ट का नाम है 97वां सब्जेक्ट। ये विषय किसके बारे में बताता है? पर्यावरण नहीं जीएसटी नहीं, ये एक ऐसे विषय के बारे में बता रहा है जो कह रहा है कि जो विषय ना तो संघ सूची में है ना राज्य सूची में है, उस विषय अवशिष्ट रेजिड्यूरी पावर, मतलब वो अगर वो तीनों में ही नहीं सॉल्व कर रहे तो रेजिड्यूरी अवशिष्ट विषय में आएंगे वो। तो अपन उल्टा पुल्टा कर दिया ना। यहाँ पर है 97 सब्जेक्ट, बोले था पहले। हाँ कहीं ये सब यहाँ पर हो गए 66 माइनस 5 इक्वल टू 61, 47 प्लस 5 इज इक्वल टू ये रहा 97वां सब्जेक्ट। जहाँ कहीं भी इस विषय में या इस सब्जेक्ट इस लिस्ट में कहीं कोई कानून नहीं दे रखा तो उस पर कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार बनाएगी। संघ सूची में केंद्र सरकार के द्वारा बनाएंगे। तो एक बार ये तो हमने ऐसी जनरल बात की है। हमारे पास में अभी भी सवाल ये है कि साहब राज्य का विषय होने के बावजूद भी राष्ट्रपति की सहमति कैसे मिली? ये चिंता का विषय। हाँ बताओ बेटा। सर राज्य कोई स्टेट गवर्नमेंट राज्यपाल जब सहमति के लिए आते राज्यपाल के पास कोई, तो जब कोई ऐसा सब्जेक्ट हो कि सेंट्रल की गवर्नमेंट से वो मतलब नहीं कहीं इंफ्रिंज नहीं करे या उसके शक्ति को कम नहीं कर ले, तो राष्ट्रपति के पास भेजता है रिव्यू के लिए, तो राष्ट्रपति उसे देता है। कौन सा आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है? ये है सर राज्यपाल, एक सेकंड, राज्यपाल का कौन सा है? राज्यपाल कौन सेक्शन में? आर्टिकल कौन सा? राज्यपाल कौन सा आर्टिकल है? 51 में तो वो है राष्ट्रपति 51 189 माइनस प्लस 89 कर दो प्लस 89 कर। आई थिंक आर्टिकल नंबर 200 या फिर 202 विधेयक प्रस्तुत करने की पावर राज्यपाल के पास में ऐसा लगता है कि इस विषय पर किसको चर्चा करनी चाहिए? राष्ट्रपति को। तो ऐसे विषय पर समर्थन के लिए या सहमति के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजेगा। देखो क्या कहता है आर्टिकल नंबर 201 और 202। सर ये गवर्नर का तो 157 और 158 है। हाँ, और राज्य की विधानसभाओं से कानून पारित करने का प्रोविजन का है 202 देखना या 199 है। 108 करो ना 189 दैट मेक इट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें तो। धन विधेयक बदल रहा बिल ही है ना, बिल तो पे 110 उसमें तो क्या हुआ?
उसमें बिल आर्टिकल तो बात कर रहे सर 200 विधेयक को 201 और 202 नहीं है। राष्ट्रपति को उसके लिए आरक्षित भी कर सकते हैं। और ऐसी कैसी राष्ट्रपति की पावर? और ये वाली बात राष्ट्रपति में कहा दे रही थी -89 कर दो। तो बात 101 नहीं 111 या तो 110। अच्छा 110 में तो धन विधेयक है सर। 111 देखो ना, शायद 111 111 सर। हाँ 189 111 में वीटो पावर है। हाँ वही विधेयक को अपने पास पुनर्स्थापन और रोक नहीं सकते। सवाल का भी हमारे पास समाधान नहीं आया है, एग्जैक्ट समाधान नहीं आया कि राष्ट्रपति क्या है, और यदि हम इन बहानों से ले भी लें तो भी हमारे पास कोई कारण नहीं पहुंचा कि किस कारण से राष्ट्रपति को दिया जाए। इसमें राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। ठीक है। परंतु राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि धन विधेयक नहीं है तो सदनों या सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदनों, तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, देखो राष्ट्रपति सहमति नहीं दे रहा है, राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रखता है, राज्यपाल को तो भेजता सर है। यहाँ पे क्लियर भी तो कहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति ने अनुमति दी? इस पर लिखा हुआ है क्या? नहीं। आपने नहीं लिखा हुआ सबसे फर्स्ट में। मेरे तो नहीं लिखा हुआ है, इधर नहीं। परंतु यह और कि जिस विधेयक से उसके विधि बन जाने पर राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान जिसकी पूर्ति के लिए वह न्यायालय इस संविधान द्वारा परिकल्पित है संकट उत्पन्न हो जाएगा। उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। विचार के लिए आरक्षित रखेगा। और मान लो राष्ट्रपति को चाहिए कि इस पर दे दिया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? 201 आर्टिकल में विचार के लिए आरक्षित विधेयक, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। राष्ट्रपति घोषित करेगा। हाँ ठीक है। परंतु जहाँ विधेयक धन विधेयक नहीं है वहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदनों या दोनों सदनों को ऐसे संदेश के साथ जो अनुच्छेद 200 के पहले परंतु में वर्णित है लौटा दे। और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर सदन या दोनों सदनों द्वारा उस पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा। और यदि वह सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। तो फिर बाद में राष्ट्रपति घोषणा करेगा। राष्ट्रपति देखो बहुत अच्छी बात है ये। इसकी हिस्ट्री पर अभी अपन लोग नहीं जा रहे हैं ना, अभी इसने जो जितनी में पढ़ा रहा है उस बात को देख रहे हैं अभी अपन केवल ऐसे है ना, क्या हुआ है इसकी हिस्ट्री पर अभी नहीं जा रहे हैं। तो क्या कारण था कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर हमें राजस्थान लैंड कंट्रोल में करने के लिए मिले? आपके उसके बैरक पर नहीं लिखा गया कि राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी? हो सकता है मेरा मिसप्रिंट हो, नहीं लिखा हुआ है। राष्ट्रपति की कंसेंट है। ठीक है, अभी एक बार जो जीतू ने बात की उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है? फिर बाद में आगे चलते हैं। विधेयक पारित कैसे होता है? विधेयक कैसे पारित होता है? अच्छा, विधेयक पारित होगा ना, विधेयक पारित होता है। अच्छा, इसको ऐसे नहीं कहेंगे अपन, विधेयक पेश कैसे किया जाता है? विधेयक पेश कैसे किए जाते हैं, और फिर ये विधेयक अधिनियम कैसे बन रहे हैं, एक्ट कैसे बन रहे हैं। तो विधेयक को पारित करने के लिए हम देखें, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 2 तरह की सरकार है या फिर 2 तरह की विधानमंडल है। विधानमंडल, तो उस विधानमंडल की बात करें तो हमारे यहाँ 2 तरह की संस्था हैं जो अलग अलग कानून बनाती है। एक संस्था जिसको हम कहते हैं संघ और एक संस्था जिनको हम कहते हैं राज्य। संघ का जो विधानमंडल है उसको हम संसद के नाम से बुलाते हैं, और राज्य का जो विधानमंडल है उसको विधानमंडल के नाम से बुलाते हैं। राज्य का विधानमंडल, संसद का जो विधानमंडल है उसमें ये 3 पार्ट है। एक लोकसभा,
दूसरा राज्य सभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो सवाल कि सब संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। और राज्य का विधानमंडल किससे किससे मिलकर बनता है? विधान सभा, विधान परिषद, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीन चीजों से मिलकर बनता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना कि साहब संघ और राज्य अलग अलग कानून बना रहे हैं, किन पर? अलग अलग विषयों पर कानून बना रहे हैं। संघ किस पर कानून बनाएगी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 7 में दी गई बात क्या कहती है? संघ सूची में दिए गए विषय पर कानून। कितने सब्जेक्ट है उसमें? 97। राज्य कौन से विषय पर कानून बनाती है? राज्य सूची पर दिए गए विषय में, जिसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? 52 minus 5 is equal to 47। ठीक तो था या 60? सॉरी 61 है ना। 66 minus 5 is equal to 60। ये विषय ऐसे हैं जिसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी, ये विषय ऐसे हैं जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी। हम लोगों ने देखा जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि संघात्मक और एकात्मक, दो अलग अलग तरह के कंसेप्ट है। एकात्मक, जहां शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा, किसी देश में लिखित संविधान के द्वारा शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा कर रखा है, तो वो देश है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों के स्पष्ट बंटवारा है, वो संघात्मक। इसी तरह का सवाल एक बार आया था, अभी जस्ट लेटेस्ट थोड़े दिनों पहले पढ़ा हमने कि क्या भारत में संघात्मक न्यायपालिका की संरचना है या एकात्मक न्यायपालिका? संघात्मक न्यायपालिका की स्थिति है या एकात्मक न्यायपालिका की स्थिति है? तो हमारे इसका जवाब ये आएगा कि साहब विधानमंडल संघात्मक होने के बावजूद भी न्यायपालिका हमारे यहाँ एकात्मक है, क्योंकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ होकर काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर रहा। तो न्यायपालिका का एकात्मक स्वरूप है, जबकि विधानपालिका का संघात्मक स्वरूप है। ये थोड़ी सी लीक से हटके बात आ गई, हम वापस अपने विषय पे आ रहे हैं। कानून कैसे पारित किया जाता है, फिर कानून कैसे बन रहा है किस सभा में? दोनों में से कहीं पर भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जिसको हम कहते हैं बिल। ये रहा बिल। इस बिल को लोकसभा के सभी लोगों ने यदि पारित कर दिया तो उसको चेक और बैलेंस करने की स्थिति के लिए हम लोग राज्यसभा में भेजते हैं कि साहब राज्यसभा, हमने इस तरह का विधेयक पारित किया है, क्या आप इससे समर्थन में हो या नहीं? राज्यसभा के द्वारा इस विधेयक को जो कि लोकसभा के द्वारा पारित किया गया उसको चेक करना, या तो उसको स्वीकार कर लेना या उसको रोक लेने की पावर होती है कि राज्यसभा हो सकता है उसमें मना कर दे। अच्छा, ऐसा क्यों करती है राज्यसभा? मना क्यों कर सकती है? कि साहब हमारे यहाँ कंसेप्ट कौन सा है? संघात्मक का। संघात्मक का स्पष्ट मतलब है केंद्र की शक्तियां अलग, राज्य की शक्तियां अलग। राज्यसभा में जो व्यक्ति आए वो कहां से आए हैं? राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों से अलग अलग व्यक्ति जो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व कि कहीं ऐसा नहीं हो कि केंद्र सरकार लोकसभा के द्वारा बनाए गए कानून किसी राज्य के हितों पर विपरीत प्रभाव डाले या कुठाराघात डाले, तो राज्य के स्पष्ट व्यक्ति, मान लो राजस्थान के किसी विषय पर कोई कानून बना रहा है जो राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान के विषय पर कानून बन रहा है जो राजस्थान पर ठीक है नहीं बैठेगा, तो यहाँ पर जो 10 व्यक्ति बैठे हैं किसके? राजस्थान के, वो उस पर अपना असहमति दर्ज कर सकते हैं, जिससे वो क्या है, एक्चुअली हो सकता है राज्यसभा के सदस्यों को इस बात का पता भी नहीं हो वो क्या कर रहे हैं, जबकि होने में क्या हो रहा है कि साहब संघात्मक स्वरूप जिसमें केंद्र, संघ और राज्य की शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है, क्या कहते हुए कि साहब कहीं ऐसा नहीं हो कि केंद्र सारी की सारी शक्तियां अपने में निहित कर ले, राज्य की शक्तियों को राज्य की शक्तियों से डिप्राइव कर ले। उन लोगों का डिसेंट जो कि असहमति वो किस बात को व्यक्त कर रही है कि हम हमारे राज्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव से असहमत है, सहमति नहीं दे रहे, और हो सकता है उस बात पर ये बहुमत पे हासिल कर ले, तो लोकसभा के द्वारा पारित किया गया बिल
विधेयक बन के ले जाएगा, राज्यसभा से कभी पारित ही नहीं होगा। तो इसका मतलब कि राज्यसभा का, जैसे कि राज्य की विधानसभा मंडल में, जैसे कि राजस्थान में क्या है, केवल और केवल विधानसभा ही है, तो संसद में भी तो केवल लोकसभा ही हो सकती थी। क्यों राज्यसभा का निर्माण किया गया, क्यों राज्यसभा में 250 लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंट किया जाता है, क्यों उनका खर्चा वहन किया जा रहा है? ऐसा करके क्या हो रहा है, चेक और बैलेंस की स्थिति को बनाए रखने के लिए बात की जा रही है। विधेयक हो गया, यहाँ भेजा, इन्होंने भी पारित कर दिया, सहमति जता दी, और ये विधेयक राष्ट्रपति को भेज दिया, तो राष्ट्रपति इस पर अपने साइन कर देते हैं। उस दिन से ये विधेयक अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। सेम इसी तरह की बात, विधानसभा से भेज दिया विधेयक, विधान परिषद से विधानसभा, मतलब चाहे तो यहाँ से बना तो यहाँ भेजा, यहाँ से बना तो यहाँ भेजा, दोनों ने सहमति दर्ज कर दी, तो ये भेज दिया राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास में एक बात और है, अभी भी जो जीतू ने पढ़ी, क्या कि राज्यपाल को पेश किया गया बिल में राज्यपाल को लगता है कि कोई स्थिति ऐसी है जिससे कि केंद्र की संवैधानिक स्थिति या फिर संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन हो जाए, तो राज्यपाल इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकता है, और यदि राष्ट्रपति उस पर अपने कंसेंट दे देता है, तब फिर वो विधेयक बिल बन एक्ट बन जाता है और पारित हो जाता है। और मान लो राष्ट्रपति को लगता है कि इस पर वापस से पुनर्विचार करने की जरूरत है, तो राष्ट्रपति आदेश देगा राज्यपाल को कि इस विधेयक को दोनों सदनों के समक्ष वापस से पेश करो, दोनों सदनों में कहो कि साहब ये संशोधन चाहिए, ये बिल पारित नहीं होगा। संशोधन करके इन्होंने यदि राज्यपाल को वापस भेज दिया, या तो राज्यपाल साइन कर देगा, या राज्यपाल को लगता है कि साइन किए जाने के लायक नहीं है, तो किसको भेज देगा, राष्ट्रपति को। आई थिंक यही कहीं ना कहीं कोई प्रोविजन हुआ होगा राज्य के, अपन जब राजस्थान लैंड कंट्रोल अधिनियम पारित किया गया होगा, तो राजस्थान की विधानमंडल में तो पेश तो कर दिया, मगर राज्यपाल ने किसी सहमति के लिए राष्ट्रपति को भेजा, फिर राष्ट्रपति की सहमति मिली तो वो विधेयक एक्ट बना, फिर बाद में एनफोर्समेंट आया। समझे, विधेयक, बिल और एक्ट, ये हमारी लीग से अलग हटकर काम बात थी यार, पर एक अच्छी बात हो गया, ये समझ में आ गया। साहब ये जो किराया नियंत्रण अधिनियम है, ये बिल्कुल किराए को नियंत्रित नहीं कर रहा है। किराए को नियंत्रित कौन कर रहा है, स्वयं पक्षकार खुद। वो चाहे तो किसी भी मकान का किराया 20,000 रुपए हो सकता है, वो चाहे तो किसी भी मकान का किराया 2 लाख रुपए हो सकता है। ये पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति पर डिपेंड करता है कि साहब वो आदमी कौन है जो लैंड लॉर्ड की तरह काम कर रहा है, और वो आदमी कौन है जो कि टेनेंट की तरह काम कर रहा है। 2017 में जब ये अधिनियम पारित हुआ था, इसमें जब अमेंडमेंट हुए थे, तो उस वक्त किराए की स्थिति हमारे यहाँ बहुत खतरनाक थी कि साहब कोई मकान मालिक किराया दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, उसको रेगुलेट किए जाने की बात नहीं थी। 2001 में हालांकि जब ये एक्ट पारित किया गया था, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पारित किया, उसके बाद में नोटिफिकेशन करके इसको बहुत अलग अलग जगह भी पारित, नगर पालिका क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया। और 2017 का संशोधन करके क्या कहा कि जो कोई भी आदमी 2017 के बाद में, ये जब अधिनियम पारित होगा, तो उसके बाद में जो भी मकान किराए से लेगा या मकान से किराया देगा, तो वो तभी मकान का किराया देगा, मकान से किराया लेगा, जबकि वो किराए का एग्रीमेंट बना के किसके सामने पेश करते हैं, दोनों या तो जॉइंट या फिर पार्शियली ट्रिब्यूनल, शब्द लिखा रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी के सामने पेश करना पड़ेगा, और रेंट अथॉरिटी में लैंड लॉर्ड और टेनेंट दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से या अलग अलग प्रस्तुत किए गए एग्रीमेंट जो कि पेश किया जा रहा है रेंट अथॉरिटी के द्वारा रजिस्टर कर दिया जाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन करके अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। अब क्या होगा, क्या कि साहब मान लो 4 साल बाद या 5 साल बाद दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो एग्रीमेंट किसको रजिस्टर करवाया हुआ था, रेंट अथॉरिटी को। क्या डिस्प्यूट क्या होते हैं हमारे यहाँ पर, या तो किराया नहीं दे, या किसी आदमी को 10 साल 20 साल हो गए किराया देते, वो सब पोजीशन बना ले कि साहब मैं एक मकान मालिक हूँ, उसने खुद ने अपनी घोषणा कर दी, या फिर मकान बाहर निकाल दिया उसको, या फिर इविक्शन कर दिया गैर कानूनी तरीके से, मकान मालिक ने उसको बाहर निकाल दिया कि साहब हमारे बीच में कोई किराया ऐसा हुआ ही नहीं था, ये हुआ ही नहीं था। तब फिर कोई भी आदमी क्या करेगा, सीधे किनके पास में जाएंगे, रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी क्या देखेगी,
एग्रीमेंट में जो स्पष्ट हवाला है उसको कॉन्ट्राडिक्शन करने वाला कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। रेंट अथॉरिटी वही बात मानेगी जो एग्रीमेंट है और उसके हिसाब से अपना फैसला दर्ज कर देगी। ठीक है, तो किस किस की लड़ाई हो सकती है? 2 मकान मालिकों के बीच में या फिर 2 मकान मालिक या किराएदारों के बीच में। पहली बात तो किराया किन किन 2 पर्पज से दिया जा सकता है? वाणिज्य, एक निवास किए जाने के लिए और एक दुकानदारी चलाने के लिए। वाणिज्य के लिए दिया जा सकता है, रेजिडेंशियल पर्पज और कमर्शियल पर्पज। तो ये जो किराया नियंत्रण अधिनियम है वो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए और कमर्शियल पर्पज दोनों के लिए लागू हो रहा है। कि साहब चाहे आपने मकान दुकानदारी के लिए किराया दिया हो या मकान रहने के लिए किराया दिया हो, दोनों को एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, वही आदमी इस एक्ट से गवर्न होंगे जिन दोनों के बीच में एग्रीमेंट किया गया है, और केवल एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट किया जाकर रजिस्टर रेंट अथॉरिटी के पास जाकर रजिस्टर भी करवा रखा है। वही लोग इस रेंट कंट्रोल एक्ट से गवर्न होंगे, अदरवाइज उन पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा। और ऐसा किए जाने से लिए क्या हुआ, 2 अलग अलग बातें हो गई कि साहब मकान मालिक के हक में तो क्या हो गया, हर साल 5-5% का रिवीजन किराए का। कि साहब 5-5% की रेट से वो किसका किराया बढ़ सकता है हर साल। और जब 10 साल एक साथ हो गए तो ये 5-5% को जोड़कर 10 साल में समायोजित करके अब जो फिक्स रेट हो रही है तो 11वें साल से वो जो 10% जुड़े थे उसका अगला एक साल से हो जाएगा। तो मकान मालिक को क्या फायदा है कि साहब 5-5% का रिवीजन हो रहा है। मकान के किराएदार को क्या फायदा है कि साहब बेमतलब से उसको बेदखल नहीं किया जाएगा, बेदखल नहीं किया जाएगा, उसका एविक्शन नहीं किया जाएगा। तो 5% वाला नहीं समझा क्या इसका मतलब? अरे यार ये बहुत छोटी बात है बेटा। 5% बढ़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, मान लो मैंने कोई 10,000 रुपए में कोई मकान लिया किराए से, रेंट एग्रीमेंट साइन करवा लिया, तो उस रेंट एग्रीमेंट में क्या 10,000 रुपए जिंदगी भर के लिए किराया रहेगा? भाई महंगाई बढ़ती है, मार्केट की वैल्यू बढ़ती है, किराया नहीं बढ़ना चाहिए। अगले साल कितना किराया हो जाएगा इसी मकान का? जो 10,000 रुपए में किराया लिया है मैंने, 10,000 का 5% कितना होता है? यूं मत करो, बताओ कितना होता है? 10,000 रुपए होता है। 5% 500 रुपए होता है, 500। अगले साल कितना किराया हो गया? 10,500। दूसरे साल में कितना किराया हो जाएगा इसका? 10,500 और फिर 500 जोड़ दो बराबर। हर एक साल किराया बढ़ता रहेगा। 10 साल तक हो गया तो ये जो 10 साल का किराया उसमें क्या हो गया? मर्ज हो गया। 10,000 से बढ़ते बढ़ते 10वें साल तक कितना किराया हो गया बेटा? 15,000। अब 11वें साल की गिनती जो होगी वो कितने से होगी? इस 15,000 के 10% से। 15,000 का 10% कितना होगा? 5%। सॉरी 5%, 550 रुपए। अगले साल से 550। नॉर्मल सी बात है, केवल 2 ही चीजें याद रखें कि रिवीजन ने किराया मैक्सिमम कितने रुपए तक बढ़ाने का हो सकता है, 5%। और यदि इससे ज्यादा बढ़ाने का होगा तो 0 वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 5-5 साल का जो मर्ज होगा वो कब होगा? 10 साल। पर किराया अगले साल 5% बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। आज 100 रुपए में ले रहे हैं तो अगले साल 105 रुपए किराया होगा उसका। ठीक है ना, और वो हर महीने के हिसाब से होता है। तो किसे बनाया? रेंट अथॉरिटी को। ये रेंट अथॉरिटी के सामने जब ये एग्रीमेंट प्रोड्यूस कर दिया गया और एग्रीमेंट रजिस्टर हो गया तो उसके लिए रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो जाएगा। अब ये रेंट अथॉरिटी क्या है? रेंट अथॉरिटी अभी 2017 में अमेंडमेंट करके क्या कर दिया, एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जो कि एसडीएम रैंक का है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, उनको अपॉइंट कर दिया और उनको कहा कि साहब रेंट से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट है उनको आप रजिस्टर करो। तो छोटी मोटी बात कि साहब मकान मालिक किराएदार किराया नहीं दे रहा है, मकान मालिक ने कहा कि साहब किराएदार रिव्यू नहीं करवा रहा है, या फिर उसने कहा कि साहब बेदखली करवा दिया है, जा रहा है, तो फिर क्या करेगा रेंट अथॉरिटी? उस एग्रीमेंट के हिसाब से फैसला कर देगा। अब और थोड़ा सा आगे चले कि साहब क्या बात है और, तो इसी रेंट अथॉरिटी के आगे इसको सुपरवाइज करने के लिए या फिर रेंट अथॉरिटी के दिए गए किसी फैसले से यदि कोई भी आदमी सहमत नहीं है या फिर छोटे बड़े बातों को कंट्रोल करने के लिए रेंट अथॉरिटी कर दिया, मगर कानूनी रूप से किसी भी मकान को खाली करवाना या किसी भी मकान का इमीडिएट पोजीशन प्राप्त करना। अच्छा, कोई भी आदमी किसी मकान का इमीडिएट पोजीशन भी प्राप्त कर सकता है। जैसे
एक आदमी है जो कि जोधपुर में काम कर रहा था, इन सर्विस था, पाली में एक मकान था जो उसने किराया दे रखा है, रिटायर हो गया, या फिर सेना में काम कर रहा था असम में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, और उसकी सर्विस पूरी हो गई, मकान पाली में किराया दिया हुआ है, अब वो बेचारा कहाँ रहेगा? अपने मकान में रहेगा। तो ऐसे रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर अंदर यदि वो एप्लीकेशन लगा देता है, कहाँ पर? रेंट ट्रिब्यूनल, है ना, तब फिर उसका मकान इमीडिएट खाली करवा दिया जाएगा। तो एक तो हो गया पोजीशन प्राप्त करना, वापस से कब्जा प्राप्त करना, किस के द्वारा? अच्छा सर, जो वो व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं है और बाहर, वो आर्मी है और बाहर रहता है, और दूसरा उसका पोजीशन ले लेता है, तो फिर बाद में एकदम खाली करेंगे ऐसा? मतलब दूसरा कौन लेता है पोजीशन? कोई दूसरा ऐसे वो घूम माफिया बैठ जाते हैं। तो रेंट अथॉरिटी तो केवल उन्हीं मकानों को खाली करवानी है जिस पर रेंट एग्रीमेंट हो रखा। अब यदि किसी आदमी ने दूसरे ने पोजीशन कर रखा है, तो फिर उसका क्षेत्राधिकार किसको होगा? सिविल कोर्ट को। कब्जा किसके द्वारा? मकान मालिक के द्वारा भी हो सकता है, और किसी आदमी को बेदखल कर दिया गया है बेमतलब से, तो ये किराएदार के द्वारा भी कब्जा प्राप्त हो सकता है। अच्छा, कैसे बेदखल किया? कि मान लो कोई आदमी मकान किराए से ले रखा है, बाहर गया 2, 5, 8, 10 दिन के लिए, वापस आया, तब तक उसका मकान और मकान मालिक के द्वारा ताला लगा हुआ था, उठ करके क्या कि साहब तुम्हारा सामान सामने वाली दुकान में क्या कर दिया? मकान किराएदार को बेदखल कर दिया, इविक्शन कर दिया गैर कानूनी तरीके से। तो फिर क्या किराएदार ऐसी कब्जे को वापस से रिस्टोर करवा सकता है? हाँ, वापस रिस्टोर करवा सकता है। इस बात को भी कंट्रोल रेगुलेट किया जा रहा है इस एक्ट के द्वारा। हाँ, क्या कहानी चल रही थी? रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी किस लिए है? सामान्य सी बातों के लिए, कि साहब रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाने के लिए, रिवीजन करवाने के लिए, किराया प्राप्त करवाने के लिए, इस तरह की बातें। और रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा? रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा? सेक्शन नंबर 10 की, सेक्शन नंबर 8 की, सेक्शन नंबर 9 की सारी एप्लीकेशन को कवर करेगा, जिससे कि पूरा प्रोसीजर न्यायालय की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए वापस से कब्जा प्राप्त करवाना, रीस्टोर करवाना, रिवीजन करवाना, और कानूनी प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हुए किसी मकान को खाली करवाना, ये सारा का सारा काम किसका है? रेंट ट्रिब्यूनल का। और रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए किसी फैसले से यदि आप लोग असहमत हो, मतलब मकान मालिक या किराएदार, तो रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए आदेश की अपील क्या हो सकती है? अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। कौन होगा? कलेक्टर। अभी बताते हैं आपको। तो कहां पर होगी? देखो, रेंट अथॉरिटी का क्या काम है? रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना, इमीडिएटली कोई छोटी बड़ी बात है तो उसको आकाश मार के वे डिसॉल्व कर देना। रेंट ट्रिब्यूनल का क्या बात है? पोजीशन प्राप्त करवाना है पूरा का पूरा, या किसी को बेदखल करना है, पूरी कानूनी कार्रवाई कौन कर रहा है? रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए फैसले से आप यदि असहमत हो तो इसकी अपील क्या करेंगे? अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट ट्रिब्यूनल में कौन आदमी जज साहब होंगे या फिर कौन आदमी काम करेगा? न्यायिक अधिकारी। एक ऐसा आदमी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, जिसको किसने अपॉइंट किया है? कुछ नहीं हाई कोर्ट ने। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल तो जाहिर सी बात है कौन आदमी होगा? हाई कोर्ट। डीजे। हाँ भाई, अपीलेट है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कार्यवाही के आदेश की अपील कहाँ पर होती है? डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट पे। तो एक ऐसा आदमी होगा जिसको हाईकोर्ट ने अपील किया, अपॉइंट किया है। किस कैडर का आदमी है वो? डिस्ट्रिक्ट जज का, जिसने मिनिमम कितने वर्ष का एक्सपीरियंस हासिल कर रखा है? 3 साल। और रेंट अथॉरिटी पे कौन आदमी है? रेंट अथॉरिटी पे कार्यपालक मैजिस्ट्रेट है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने अपॉइंट किया है, जो एसडीएम से रेंज के नीचे का नहीं है। ये कार्यपालक मैजिस्ट्रेट है। अच्छा, कार्यपालक मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट क्यों किया है? सबसे नीचे की स्तर पर हाँ, कार्यपालक मैजिस्ट्रेट को क्यों अपॉइंट किया भाई? देखो, निचले स्तर पर यदि किसी मकान मालिक और किराएदार की लड़ाई हो रही है या फिर उन दोनों में असहमति होती है, तो जाहिर सी बात है किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन किए जाने का दायित्व किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का, सरकार का। अतः यहाँ पर कार्यपालक
मैजिस्ट्रेट को सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया है कि आपको न्यायपालिका में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम नीचे स्तर पर इस काम को करने के लिए सशक्त। तो 2 जगह अपील हो रही है। नहीं, अपील नहीं, यहाँ पर क्या किया है, रजिस्टर, रिवीजन और क्या कर रहे हैं, रिवीजन या फिर किराया प्राप्त नहीं कर रहे हैं या फिर किराया दे नहीं रहे हैं, तो सामान्य तरह की बात करने के लिए। और रेंट अथॉरिटी के पास में जो एग्रीमेंट रजिस्टर हुआ है, इनके एविडेंस की प्रोसीजर में क्या इस्तेमाल आएगा, यही रेंट एग्रीमेंट, जिस रेंट एग्रीमेंट को ऑथराइज किया गया है। और रेंट ट्रिब्यूनल में कौन आदमी जाएगा, वही आदमी रेंट ट्रिब्यूनल में जाएगा जिन आदमियों ने रेंट एग्रीमेंट पर साइन किया है, अदरवाइज रेंट ट्रिब्यूनल एंटरटेन नहीं करेगा साहब। अच्छा, रेंट इनकी अपील होगी वहाँ पे। हाँ, रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए आदेशों की अपील रेंट अपीलेंट रेंट डीजे कोर्ट में होगी वहाँ। डीजे कोर्ट, उसका नाम है अपीलेंट रेंट हाँ। ट्रिब्यूनल। हाँ, आप बताओ। रेंट अथॉरिटी मतलब यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं अपना रेंट एग्रीमेंट को एग्रीमेंट रजिस्टर कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ प्राप्त हो जाता है नेशनल स्तर पे पहले यहाँ पे करवाएं कार्रवाई या फिर सीधा रेंट ट्रिब्यूनल में जाएंगे। हाँ, यदि हमें पोजीशन प्राप्त करना है सेक्शन नंबर 8 या सेक्शन नंबर 9 या सेक्शन नंबर 10 में इमेज पोजीशन प्राप्त करना है, तो वो कार्यवाही तो रेंट ट्रिब्यूनल में होगी। यदि हमें किराया बढ़ाना है, रजिस्टर करवाना है, किराए का रिवीजन करवाना है या फिर किराया दे नहीं रहा है, वापस किराया प्राप्त करना है, तो ऐसी कार्यवाही रेंट पार्टी भी दो तरह का ऑर्डर दे रहे हैं, एक तो जो अपील हो रही है उसका ऑर्डर, और एक जो उसका ओरिजिनल है उसका, तो उसकी भी एप्लीकेशन होगी और जो अपील करने का रिटर्न है उसकी भी एप्लीकेशन। हाँ, क्या हुआ, चलो। अच्छा, एक शब्द है जिसका अपन ने नाम लिया था, जिसको इंग्लिश में कहा जा रहा है एमिनिटीज, सुख सुविधाएं। सुख सुविधाएं क्या है बेटा? सभी चीजें, मतलब जो को किराया, मतलब किराए में उसको लाइट, पानी, हवा, बिजली। देखो, यदि किसी रास्ते, भी सुख सीढ़ियाँ सुविधा के लिए मकान मालिक ने हाँ कर दिया कि साहब आपको फैसिलिटी 5 मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट का भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, मगर लिफ्ट का किराया खर्चा वगैरह आपको अलग से देना पड़ेगा। तो यदि उन सुख सुविधाओं का भुगतान अलग से किया जा रहा है, तो वो आदमी ऐसी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने का हकदार तभी तक ही होगा जब तक कि वो भुगतान कर रहा है। जैसे ही इसने भुगतान किया जाना रोका, मकान मालिक के पास में ये अधिकार है कि उन सुख सुविधाओं को जो कि मकान के किराए से अलग साइन हुई है, उनको बंद कर सकता है। ये मेंटेनेंस होता है क्या वो सब सुविधा देना पड़ेगा, ऐसा ना बताया ना अभी। हाँ, उन चार्ज सुख- देना पड़ेगा उसका अलग। चार्ज तो होगा, बट एक्चुअली मेंटेनेंस होता है सर, अलग से जो अलग से लग रहा है सब कुछ। हाँ, आप यदि बात करो फ्लैट के कंसेप्ट की, हाँ, जिसमें क्या होता है कि maintenance। 20-25 हाँ। फ्लैट होते हैं, उन फ्लैट पे क्या करते हैं, Maintenance। सुख सफाई, साफ सफाई वगैरह कराने के लिए महिला वगैरह को अपॉइंट कर देते हैं, सारे के सारे मिलकर कर रहे हैं। मान लो ये नहीं दे रहे, तो इस महिला को मना किया जा सकता है कि इसके घर के आसपास जाकर सफाई नहीं करनी, वो अलग से जो चार्ज हो जाएगा वो। तो सब ट्रिब्यूनल की अपील डीजे कोर्ट में होती है। डीजे कोर्ट ही बेटा अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में होगा, और अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में जो आदमी अपॉइंट होगा वो डीजे केडर का होगा। वो डीजे के अकॉर्डिंग होता है। डीजे कोड के अकॉर्डिंग होगा। तो ये अलग से बना हुआ है वो नहीं, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल अलग से बना कि हुआ है। चार्ज दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ट्रिब्यूनल ही अलग होता है बेटा, या तो हो सकता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एक हो जाए, या फिर हो सकता है डिस्ट्रिक्ट जज को ही चार्ज दे दे कभी कि साहब आप अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल की तरह काम करेंगे। रैट की अपील किस में होती है? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये रहा रेंट ट्रिब्यूनल, इसके रैट राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अच्छा, आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करो, हाँ, RAT, ये क्या है बेटा? ये प्रशासनिक कार्यवाहियों के लिए है ना। प्रशासनिक का मतलब हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी है, मान लो हम मान लेते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर को बेमतलब से बर्खास्त कर दिया गया, ये रहा डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब इससे पहले कि न्यायपालिका में जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर हॉस्पिटल की जो डिपार्टमेंट है, मेडिकल और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, क्या कहेंगे अपन उसको, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए आदेश को डॉक्टर साहब कहाँ चेंज कर सकते हैं? रेट। तो ये प्रशासनिक आदेशों को कवर कर रहे हैं, किरायों से नियंत्रित आदेशों को नहीं कर रहे हैं। तो इसकी अपील कहाँ होगी? इसकी अपील बताऊंगा होगी। या यहाँ से डायरेक्ट कोर्ट जाएगा? पहले तो मुझे बताओ कि ना राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के आदेशों की कोई अपील होगी ही नहीं या हो सकती है? तो कहा कि किसी भी स्टेट में किसी भी तरह का कोई भी ट्रिब्यूनल है,
उसके आदेशों की पहले अपील हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में, हाँ, तभी मैं बोल रहा हूँ कि इसकी तो हाईकोर्ट में हो रही है रेट की। रेट की हाँ। जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल देंगे, आप बताओ। और सेट की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यदि कोई है तो उसके आदेशों की अपील सुप्रीम कोर्ट। यदि रेट के आदेशों की अपील नहीं होती तो रेट तो सर्वे सर्वी हो गया। ये तो एक ऐसा आदमी जो कि कार्यपालक के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम कर रहा है, तो फिर राजा तो ये बन गया। अतः हर ट्रिब्यूनल, चाहे अपन डेप्थ कंट्रोल ट्रिब्यूनल डीआरटी की बात करें, जो कि बैंकों से संबंधित आदेशों की कर रहा है, प्रॉपर्टी को कुर्क कर रहा है, उसके भी आदेशों की अपील कहाँ हो सकती है? हाईकोर्ट में हो सकती है। तो ये बोल रहे हैं इनकी यहाँ हो रही है, तो फिर इनकी यहाँ कैसे हो रही है? उसकी डीजे कोर्ट में क्यों हो रही है? डीजे कोर्ट के लिए। डीजे कोर्ट मतलब सेशन कोर्ट हो गया। हाँ। ये डीजे कोर्ट नहीं है, ये अपीलेंट रेट ट्रिब्यूनल। उसमें डीजे इसमें लेवल का हाईकोर्ट बैठा ने है। हाँ, डीजे लेवल का आदमी होगा। फिर बाद में ये जो ट्रिब्यूनल है, हालांकि इसने अंतिम रूप से कह दिया आदेशों की अपील अपीलेंट पे और कहीं नहीं होगी, पर हाईकोर्ट के लिए वो रास्ता हमेशा खुला रहेगा। हाईकोर्ट एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे आर्टिकल 226 या फिर सीआरपीसी के प्रोविजन 482 के तहत हम किसी भी बात को उठा सकते हैं कि साहब इस तरह की कहानी। तो ये तो एकदम अलग बात है। हमें रेट से रिलेटेड मैटर्स को खत्म करना है, इसलिए लिखा कि अपीलेंट रेट ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए आदेश की कोई भी अपील किसी अन्य कोर्ट में नहीं होगी। समझ गए? इसकी डायरेक्ट मतलब रेंट ट्रिब्यूनल की हाईकोर्ट में नहीं। तो अब देखो ट्रिब्यूनल की बात करें, एमएससी की मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है। तो ऐसे ट्रिब्यूनल के आदेश को कहीं अपील तो होनी नहीं चाहिए, या तो रेट में करेंगे। कहाँ करेंगे बताओ? डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का आदमी बैठता है, कोर्ट आप में से कोई जाता है कोर्ट? एमएससीटी कोर्ट के आदेशों की अपील कहाँ करते हो? हाईकोर्ट। सीधे हाईकोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज पे, और डिस्ट्रिक्ट जज के आदेशों की अपील हाईकोर्ट में। तो ट्रिब्यूनल अपने आप से इंडिपेंडेंट संस्था नहीं है, न्यायपालिका के अधीन काम कर रही है। तो अलग काम कर रहा है ट्रिब्यूनल। रेट एक अलग बात है और ये ट्रिब्यूनल से अलग बात है। ये रेट नहीं है, ये रेंट से रिलेटेड बात है। चलिए आगे, रेंट अथॉरिटी, रेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल। इनके पास में क्या क्या पावर है? इनके पास में पावर ये है साहब, ये अच्छा पहले बात तो कि साहब कौन से मैटर्स को देखेंगे रेंट ट्रिब्यूनल कि साहब? क्षेत्र में रेंट से संबंधित कोई बात जो कि किराए एग्रीमेंट्स में रिलेटेड है, उससे रिलेटेड सभी मामलों पर कार्यवाही कौन करेगा? रेंट ट्रिब्यूनल करेगा। कोई भी सिविल कोर्ट नहीं करेगी। तो ऐसा कह के क्या कर दिया? सिविल कोर्ट्स को सिविल, हालांकि सिविल मैटर है, तो सिविल कोर्ट्स को एक सब्जेक्ट विशेष में इंटरफेयर किए जाने से एक्सक्लूड कर दिया। सीपीसी का सेक्शन नंबर 9 सिविल न्यायालय को क्या कहा है? एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली यदि बात नहीं किया गया तो उसको हर अधिकारिता होगी, यदि बात कर दिया तो उसे अधिकारिता नहीं होगी। रेंट कंट्रोल, रेंट से संबंधित सभी मामले रेंट ट्रिब्यूनल सुनेगा, सिविल कोर्ट नहीं सुनेगा। एक्सप्रेसली सिविल कोर्ट को बात कर दिया तो इससे रिलेटेड मैटर सिविल कोर्ट नहीं देखेगी। रेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल को पावर क्या होगी? फिर शक्तियां क्या होगी? वही शक्तियां होगी जो सिविल कोर्ट की होती है। सिविल कोर्ट की शक्तियां क्या क्या होती है साहब? समन जारी करने, समन जारी करना, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाने के लिए किसी आदमी को बुलाना, साक्ष्य जारी किया जा सकना, किसी आदमी को गिरफ्तार भी करके अपने सामने सिविल कारागार में प्रस्तुत कर सकना, एग्जामिनेशन करवा लेना, एविडेंस दिया जा सकने वाली हर बात है। ठीक है, तो वो की वो पावर होगी इनकी। और यदि ये पावर नहीं होती तो फिर ये क्या करते हैं? रेंट ट्रिब्यूनल बैठे रहते हैं, हमारी बातें ठोकते, चाय वगैरह पी के चलते हैं, कचौड़ियां मंगा लेंगे संडे टू संडे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो रेंट अथॉरिटी का हाँ बात चल रही थी एमिनिटीज की कि साहब यदि सुख सुविधाओं को अलग से दिया गया है तो उनका अलग से भुगतान किया जाएगा। अलग से भुगतान नहीं है तो ऐसी सुख सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। यदि कोई मकान है, उस मकान में अगर मकान के किराएदार ने कहते हैं कि सर आप तो हमारे यहाँ पर एक अलमारी लगा दो या आप हमारे यहाँ पर एक एसी लगा दो, तो जैसी एसी लगाने की बात की तो किराया फिर उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। दोनों के बीच जो बात हो रही है, यदि मकान मालिक ने आकर वो एसी जो लगा हुआ था ऑलरेडी
वहां से हटा दिया तो उसके हिसाब से किराया कम घट जाएगा। तो वो किराएदार कहाँ बात करेगा इस तरह की किराए को बढ़ाने और घटाने की? रेंट ट्रिब्यूनल में नहीं, रेंट अथॉरिटी के पास। हिसाब देखो एग्रीमेंट में ये बात लिखी होती है किराया बढ़ाने घटाने की बात करो। तो सुख सुविधाएं यदि साथ में एडिशनल में दी जा रही है तो उसका भुगतान जब तक किया जा रहा है तब तक तो वो प्रोवाइड की जाएगी, भुगतान बंद हुआ तो वो बंद भी हो सकती है। रेंट अथॉरिटी, रेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट जज का आदमी ये हो गया ये। अच्छा, इस एक्ट में एक सबसे एक अलग बात जो हम देखेंगे प्रक्रिया प्रोसीजर के दौरान, तो वो क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसीजर होगा, उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हमारा एक्ट वापस करते हैं। दो अलग अलग तरह की चीजें हम देखेंगे, प्रक्रिया क्या है। ये रेंट ट्रिब्यूनल बैठा है, रेंट ट्रिब्यूनल कोई भी आदमी आ सकता है यहाँ पर, या तो मकान मालिक आ सकता है या फिर किराएदार आ सकता है। अच्छा, मकान मालिक और किराएदार में कौन कौन शामिल है वो हमने डेफिनेशन में देखा कि साहब किराएदार में उसका पति पत्नी बच्चे वगैरह, वो मकान मालिक में वो जो उसकी बिहाफ पे वो प्राप्त कर रहा है। तो मकान मालिक किसके लिए, या तो रिवीजन के लिए और या फिर सेक्शन नंबर 8 में दिए गए ग्राउंड जिसमें कि मकान मालिक मकान खाली करवा सकता है। क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं कि साहब जिस काम के लिए दिया था 6 महीने से ज्यादा हो गया उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तोड़ फोड़ करवा दी, निवास के लिए दिया था, कमर्शियल पर्पज से यूज ले लिया, गैदरिंग करवा रहे, अनाप शनाप न्यूसेंस क्रिएट करवा रहे, किराए पे दे दिया, वो किराए पर दे दिया। अब मतलब घने सारे ग्राउंड सभी क्रिमिनल हरकतें कर रहे हैं अंदर, क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल हरकतें। हाँ, क्रिमिनल हरकतें भी इसका एक ग्राउंड हो सकता है कि साहब ऐसी तरह की बात चल रही है, गैम्बलिंग करना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, तो मकान मालिक आ गया। किराएदार कब आता है, किराएदार आता है सर मेरे को मकान जबरदस्ती खाली करवा रहे हैं, इसके बावजूद भी मैं किराया दे रहा हूँ, फलाना झगड़ा पूछना जो भी बात हो रही है। तो दोनों जने आगे, दोनों जने में से कोई भी जना आ गया, तो जो आदमी आएगा उसको हमने कह दिया अर्जीदार। सामने वाला आदमी किराएदार तो किराएदार, सामने वाला आदमी मकान मालिक है तो मकान मालिक। तो रेंट ट्रिब्यूनल के पास में जो अर्जी प्रस्तुत की गई है, ऐसी अर्जी प्रस्तुत किए जाने के बाद रेंट ट्रिब्यूनल क्या भेजता है सामने वाले आदमी को, नोटिस। इस नोटिस के जब अर्जी प्रस्तुत किए जाने के बाद में कुछ समय सीमा कर रखी, इतने समय में नोटिस भेजेगा, और नोटिस की तामील होने के बाद, नोटिस की तामील होने के बाद जो सामने वाला आदमी है वो जब अपने जवाब रेंट ट्रिब्यूनल को पेश करेगा, तो ऐसा जवाब रेंट ट्रिब्यूनल को पेश किए जाने के साथ साथ किसको देगा, अर्जीदार को भी देगा कि सर इस तरह का जवाब मैं रेंट ट्रिब्यूनल में पेश कर रहा हूं। तो अर्जीदार ने अपनी तरफ से जो अर्जी पेश की गई थी उसे हम प्लांट मान लेते हैं, सिविल प्रक्रिया की थी बात करूं वो तो क्या प्लांट, इसने जो तामील हुए जाने के बाद में जो अपनी बात रेंट ट्रिब्यूनल में कही वो क्या हो गई, रिटर्न स्टेटमेंट। अब रेंट ट्रिब्यूनल कहेगा कि साहब ऐसा रिटर्न स्टेटमेंट इसके द्वारा पेश किए जाने के बाद में भी अर्जीदार आप कुछ अपनी तरफ से बात करना चाहते हो क्या, मतलब इसने दावा दे दिया, इसने दावे का जवाब दे दिया, अब इससे वापस क्या मांगा जा रहा है, जवाब का जवाब, उसको हम कह रहे हैं जवाबुल जवाब। ये बाकी प्रोसीजर में नहीं होता, जवाबुल जवाब, उसी को हम कहते हैं रीजॉइंडर। जवाबुल जवाब मांगा जा रहा है, रीजॉइंडर मांगा जा रहा है। आगे इसका जवाब वापस से रेंट ट्रिब्यूनल के पास में सभी बातों को देखते हुए एक तारीख मुकर्रर करेगा रेंट ट्रिब्यूनल के साथ, इस तारीख को आप लोगों की सुनना शुरू करेंगे, बताएंगे क्या क्या कहना चाह रहा हूं। हो सकता है कि ये अपनी तरफ से कोई एविडेंस पेश करने की बात करें, हो सकता है रेंट ट्रिब्यूनल को समन भेजे जाने के लिए कि साहब उस एविडेंस को समन करके बुलाऊं, मेरे कहने से आ ही नहीं रहा, साक्ष्य लिया जाना, एविडेंस लिया जाना, डॉक्यूमेंट पेश किया जाना, सारी बात होने के बाद रेंट ट्रिब्यूनल फिर अंतिम रूप से क्या चीज पारित करेगा, या तो मकान मालिक के फेवर में कोई आदेश या फिर किराएदार के फेवर में कोई आदेश। तो एक नई बात हो गई जवाब की, रीजॉइंडर, समझ में आ गई। एक और नई बात क्या है, एक और नई बात क्या है कि साहब रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया अपना अंतिम आदेश
एक्स पार्टी नहीं है दोनों भाई। यदि रेंट ट्रिब्यूनल अपने द्वारा दिए गए एक्स पार्टी ऑर्डर को पारित कर रहा है तो सामने वाला आदमी अपील क्या करेगा? हमने सीपीसी का कोई प्रोविजन पढ़ा जिसमें हमने एक्स पार्टी ऑर्डर को सेम कोर्ट से अपील करने की बात की थी। 96, 97 बताओ कहाँ था एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिस्फाइड करवाने के लिए प्रोसीजर? और ऑर्डर में भी है कि कहाँ है? कौन सा ऑर्डर है? वो 21 का 65 नहीं, 21 53 पक्षकारों की उपसंजाति और अनुपसंजाति कहा? किस ऑर्डर में? ऑर्डर नंबर 9। ऑर्डर नंबर 9 के 13 में एक्स पार्टी आदेश को रजिस्टर करवाए जाने के लिए आदेश दी जाएगी। कौन सी कोर्ट में? सेम। तो क्या कहा कि यदि रेंट कंट्रोल एक्ट में कोई एक्स पार्टी आदेश नहीं है, कौन सा आदेश दिया है? अंतिम आदेश दिया है। ये अंतिम आदेश कैसा हो सकता है? ये अंतिम आदेश दो तरह का हो सकता है, या तो पूर्णतः ही किसी आदमी के विरुद्ध दिया हो। पूर्णतः किसी आदमी के विरुद्ध का मतलब किराएदार को कह दिया मकान खाली करो, मकान मालिक को कह दिया कि साहब आप ऐसा मकान खाली नहीं करवा सकते। या तो पूर्णतः संपूर्णतः किसी आदमी के विरुद्ध दिया, और या फिर अंशतः दोनों आदमियों के विरुद्ध। अंशतः दोनों आदमियों के विरुद्ध क्या मतलब? मकान मालिक को कह दिया कि साहब मकान तेरा खाली कर देंगे, किराएदार को कहा कि साहब 2 साल के बाद में 2 साल के अंदर खाली कर देंगे। मकान मालिक क्या कह रहे हैं? मुझे इमीडिएट खाली करवाना है। किराएदार कह रहे हैं मेरे को मकान खाली करना ही नहीं है। आदेश क्या दिया? खाली हो जाएगा, 2 साल बाद हो जाएगा। इससे कौन प्रताड़ित हो गए? मतलब दोनों ही व्यक्ति क्या हो गए? व्यतीत हो गए। तो इसका मतलब एक तो पूर्णतः किसी आदमी के विरुद्ध और एक अंशतः दोनों के विरुद्ध, 1 और 2 दोनों के विरुद्ध। एग्रीमेंट में डिपेंड करता है किस तरीके की लाइन लिखोगे, है ना सर? हाँ, ये भी हो सकता है। एग्रीमेंट के आधार पर एविडेंस जो भी आया, जो एविडेंस जो आया था ना वो लैंड अथॉरिटी से जो मंगवाया था उसके आधार पर जो भी एविडेंस आया, ठीक है। सवाल क्या चल रहा है? एक विशेष बात जो कि रेंट ट्रिब्यूनल का अलग से दे रखी है, अंतिम आदेश जो कि एक्स पार्टी नहीं है। आदेश किस किस तरह का हो सकता है? या तो किसी के अगेंस्ट में पूरा ही है या फिर बाहर। तो ऐसी स्थिति में जिसके पूर्णतः विरुद्ध है तो केवल इसको कॉपी देगा अपने आदेश की। जो अंशतः विरुद्ध है तो दोनों आदमियों को कॉपी दे देंगे। और क्या कहेगा? ये रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है? एक तारीख मुकर्रर कर रहा है। कौन सी तारीख मुकर्रर कर रहा है? कि यदि आप मेरे इस फैसले से व्यतीत हो या फिर मेरे इस बात से कंसेंट में नहीं हो तो फिर आप मेरे आदेश की अपील कर सकते हो। कहाँ करोगे? अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में। जो ऐसी अपील कब होगी? मेरे द्वारा दिया गया अंतिम आदेश के 2 माह बाद 60 days है सर। 1 मिनट, मतलब जो ऐसा आपको अपीयर होना है ना, रेंट अपीलेंट ट्रिब्यूनल के सामने अपीयर होना है, तो कब अपीयर होंगे? ऐसे आदेश को दिए जाने के 2 महीने के बाद, मगर 6 महीने के पहले। 6 महीने तारीख मुकर्रर कर रहा है खुद रेंट ट्रिब्यूनल। कहाँ दे रखी बात? 17 सेक्शन नंबर 17 में। सही कि दोनों कंडीशन में यही डेट रहेगी। यही तय करेगा कि साहब आपको 2 महीने के बाद या फिर 6 महीने के पहले कहाँ प्रस्तुत होना है। यदि आप अपील करते हो तो उसके अंदर अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल। और सेक्शन नंबर 19 में कहा कि साहब ऐसे आदेशों की अपील कितने समय के अंदर की जाएगी? 60 दिन के अंदर की जाएगी। अंतिम फैसला दिए जाने के 60 दिन के अंदर। पढ़ो जरा सेक्शन नंबर 17 का। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बाद और 6 महीने के पहले आपको उपस्थित होना है। यदि कोई आदमी अपील करता है, मान लेते हैं ऐसी कॉपी होने की नहीं, ऐसा आदेश होने के बाद किसी आदमी ने अपील कर दी, या फिर सामने वाला आदमी ऐसे 2 महीने के बाद और 6 महीने के अंदर अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने उपस्थित हुआ है, प्रेजेंट हो गया, या फिर प्रेजेंट नहीं भी हुआ, मान लो प्रेजेंट नहीं भी हुआ और एक आदमी ने अपील कर दी है, तो अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल ऐसे अपील किए जाने के बाद जो कि 2 महीने के 60 दिन के अंदर होगी, इस टाइम के अंदर एक टाइम मुकर्रर करेगा सामने वाले आदमी को नोटिस देते हुए
कि साहब इस आदमी ने आपके विरुद्ध की अपील की है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में, इस 2 महीने के बाद और 6 महीने के अंदर आप उपस्थित हो। समझ गए? तो ऐसा करके क्या किया कि अपीलेंट जो अपील की किए जाने की प्रोसीजर थी उसको समय में कंसाइज किए जाने की बात कर दी। ऐसा नहीं होगा कि सब वो बहुत लंबी चलेगी। कब तक अपील की फर्स्ट सुनवाई हो जाएगी? 2 महीने के बाद और 6 महीने के पहले। ऐसा करके क्या किया गया है, अपील की नहीं सॉरी किराए को विनिश्चित किए जाने की जो प्रक्रिया थी जो बहुत ढीली हुआ करती थी पहले, उसको हमने थोड़ा सा कंसाइज किया, फास्ट किया और इसी समय के अंदर तो उसको डिसाइड करेंगे। अच्छा, डिसाइड करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो कि साहब जो नोटिस भेजा गया उसकी तामील हो ही नहीं, रात में आवे नहीं और जिसके आदमी के हाथ में किया गया बेचारा वो बैठे ही रहे। तो कब मुकर्रर कर दी तारीख कि साहब आपको 2 महीने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर इस कोर्ट के अंदर उपस्थित होना होगा, ये तारीख रहेगी। समझ गए? इस तरह की बात सेक्शन नंबर 60 डेज 60 डेज में तो अपील करनी है। ये तो अपील सर अगर नोटिस तो तामील ये नहीं हो, ये तो बस उपस्थित ये तो होने के लिए। उपस्थित जिस जगह पे जाना चाहिए एड्रेस टू एड्रेस ये वो आके बता रैंट दो मिलेगी तो- ट्रिब्यूनल में उपस्थित होने की है ये तो। और रैंट ट्रिब्यूनल जो भी आदेश देगा ना उसकी अपील 7 दिन के भीतर होगी। हाँ। अच्छा, ये तो उपस्थित होने की तारीख है। पक्षकारों को उपस्थिति होगी। जो जज साहब खुद ही लिख देंगे, रेंट ट्रिब्यूनल खुद ही लिख देगा कि आपको मेरे अंतिम फैसला होने के बाद में, मतलब मान लो 1 जनवरी को फैसला हो गया तो 1 मार्च तक अपील कर से लेकर 1 जनवरी को 1 जून के बीच आप वापन मान लेते हैं, उसने तारीख मुकर्रर कर दी है 10 अप्रैल। किसको कह दिया? सामने वाले आदमी को। तो अब सामने वाले आदमी के मन में खौफ है कि साहब इसकी अपील कब हो जाएगी? नहीं, इसकी यदि अपील होती है तो 10 अप्रैल तक उसकी नोटिस की तामील मेरे ऊपर मुकर्रर मान ली जाएगी, क्योंकि आज ही ये डेट डिसाइड हो चुकी है। समझ गए? ऐसा करके क्या हुआ, नोटिस की तामील जल्दी से होगी, वो आदमी मजबूर होकर उसको पेश होना पड़ेगा और अपीलेंट की कार्रवाई तुरंत इफेक्ट से शीघ्र प्रभाव से स्टार्ट हो जाएगी। अब बताओ कहाँ अटक रही हो? सही, आपने 1 मार्च और 1 जून और वो 1 जनवरी का मिक्स हो गया। 2 महीने और 6 महीने वाली हाँ। नहीं समझ में आ रही क्या चीज है। इसको दीपक का तो तारीख समझ नहीं आई। हाँ, सर। तारीख नहीं सर, वो 2 महीने का ही नहीं समझ में आया, इसमें आपने बताया ना इसमें तो। सर अगर नोटिस तामील नहीं होगा तो क्या होगा? मैं किसके सवाल का जवाब? यदि अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा नलिनी अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा भेजा गया अपील वो जो नोटिस है वो तामील हुआ ही नहीं, तो फिर क्या होगा? एक्स पार्टी ऑर्डर दे देगी और क्या, क्योंकि सिविल कोर्ट की सारी पावर है उसको, तो फिर दे सकते हैं। क्या एक्स पार्टी ऑर्डर बिना समन की तामील किए हुए हो सकता है क्या? इसके सवाल के जवाब से आपका जवाब चस्पा कर तो देंगे। सर एक्स पार्टी का मतलब ही तो यही है कि सामने वाला पक्षकार आ नहीं रहा है। सामने वाला पक्षकार कब नहीं आ रहा? जब उसे सम्मान सम्मान की तामील हो प्राप्ति नहीं हो रही है गई। ये तो मैं तो समझ नहीं मिल रहा तो उसको तभी तो ये 2 महीने और 2 महीने के पश्चात और 6 महीने से पहले की तारीख की है। मुकर्रर आज कर दी। अच्छा, उसकी उपस्थिति में कर दी। सिविल कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर उसी स्थिति में पारित करेगा जब सम्मन की तामील हो चुकी है। If someone is not being served, the court is not competent to declare ex parte decree and ex parte order. Ex parte order का पारित करेगा? जब सुनने का सम्मान मौका दे दिया उसको। सुनने का मौका मतलब सम्मन की तामील होना जरूरी है। एक आदमी अपील में पहुंच गया, सामने वाले आदमी को अपीलेंट ट्रिब्यूनल ने क्या कहा कि साहब आओ हमारे पास नोटिस भेज दिया, पर वो आदमी तो घर पे है ही नहीं। दूसरे वाले को भेजा। हाँ, सामने वाले आदमी को भेजा, वो आदमी घर पे है ही नहीं और सम्मन की तामील 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, 3 साल हो गए, सम्मन की तामील नहीं होगी। तब फिर अब जिस आदमी ने अपील की उसके तो हकों पर कुठाराघात हो रहा है। इसी चीज को खत्म करने के लिए क्या किया, नीचे वाली कोर्ट ने ये लिख दिया कि साहब यदि आप दोनों में से कोई अपील करते हैं तो इस तारीख को वहां मौजूद होना है और कोर्ट से नोटिस ले लेना है। जो कोर्ट मतलब जो आदमी अपील कर रहा है, सामने वाला आदमी जो रेस्पोंडेंट है उसको वो नोटिस प्राप्त करना है और उसके हिसाब से जवाब देना है। तो ये जो टाइम तय किया गया वो कितने का है? ऐसा अंतिम आदेश दिए जाने के 2 महीने के बाद का और 6 महीने के पहले। ये कौन रेंट अथॉरिटी देगी? रेंट या रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट अथॉरिटी तो बेटा खत्म हो गया। रेंट अथॉरिटी एक छोटा सा पोर्शन है जिसने क्या किया कि जो मैक्सिमम लेवल के जो मुकदमे हो रहे हैं उनको डिसाइड करने के लिए एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट को साइन कर दिया, रजिस्टर कर दिया, किराया बढ़ाना घटाना वो बात, एविक्शन करवाना, रिस्टोरेशन करवाना, ये सब बात है रेंट ट्रिब्यूनल की।
रेंट ट्रिब्यूनल ने आदेश पारित कर दिया, अपील करने के लिए लिखा कि साहब यदि आप में से कोई आदमी अपील करता है तो इतने टाइम के अधीन करोगे, और इसका मतलब ये मान लेना ये जो तारीख है इन दोनों के बीच की जो तारीख 2 महीने बाद, 6 महीने पहले, मान लो 4 महीने बाद की तारीख हो गई, अंतिम आदेश दिए जाने के बाद 4 महीने के बाद की तारीख, तो दोनों आदमी इस 4 महीने के बाद में अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ये पता करेंगे कि साहब हमारे विरुद्ध उस आदेश के खिलाफ कोई अपील हुई है या नहीं हुई है। अपील हुई है तो कोर्ट से नोटिस सर्व करवाएंगे स्वयं पर, ये उनकी जिम्मेदारी, और यदि नहीं होती है तो अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल इस बात को मान लेगा कि अपील कितनी इसकी सर्विस की तामील हो गई, अतः वो क्या दे सकता है, एक्स पार्टी ऑर्डर दे सकता है। समझे? लाइबिलिटी डाल दी इन शॉर्ट इन लोगों पे, दोनों सेम डे ही डाल दी जहां अंतिम सेम डे डाल दी, जिस दिन रेंट ट्रिब्यूनल कोई जो प्रोसीजर कर रहा है उसी को डाल दे कि सर्विस की तामील मान ली जाएगी। ध्यान रखना, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल इज कॉम्पिटेंट टू क्लियर टू डिलीवर एक्स पार्टी ऑर्डर, यदि कोई भी आदमी करे। एडवांस में नोटिस दे दिया, सम्मन दे दिया। देखो इन दोनों की बातों से जवाब आ रहा है। ये क्या कह रहा है, सम्मन की तामील नहीं हुई तो क्या होगा, फिर प्रोसीजर मुकदमा लंबा समझ जाएगा। जीतू कर रहा है कि उसको उसी दिन ही वहां पर आकर मुकर्रर कर दिया कि सम्मन की तामील समझने के जिससे एक्स पार्टी ऑर्डर दे। तो सेक्शन नंबर 17 और 19 से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मेरे हिसाब से अब ये समझ में आ गया। क्लियर है? तो एक बात जवाबुल जवाब रीजॉइंडर की, और एक बात अपीलेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए अंतिम आदेश जो कि एक्स पार्टी नहीं है, ऐसे अंतिम आदेश के बाद 2 महीने बाद की 6 महीने पहले की तारीख मुकर्रर करेंगे कि उस दिन आपको कोर्ट से अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल से नोटिस प्राप्त कर लेना है। यदि आप नहीं प्राप्त करते हो तो एक्स पार्टी आदेश पारित हो जाएगा। ठीक है? इसका टिकल क्या रखा बेटा मैंने, वो नीचे गिर गया। सेक्शन नंबर 8 चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। हालांकि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। सेक्शन नंबर 2 में दिए गए प्रोविजन, नहीं सॉरी 3, सेक्शन नंबर 3 में दिए गए परमिसेस पे लागू नहीं होता है। कौन कौन सी किराएदारी, हर किराएदारी पर लागू नहीं होगा। सरकारों को मकान दे रखा है, न्यायालय को मकान दे रखे हैं, किसी कंपनी को मकान दे रखा है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या फिर मंदिरों के लिए ट्रस्ट का काम हो गया, फिर ये हो गया, इन सभी पर रेंट कंट्रोल लागू नहीं होगा। रेंट कंट्रोल किस पर लागू होगा, केवल रेजिडेंशियल पर्पस के लिए या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए, कुछ दुकानें किराए पे दे रखी है। अच्छा मान लो मैं इस मकान में रह रहा हूँ और इस मकान में रहते हुए मुझे मान लो 20 साल हो जाते हैं, हमारे मिलने वालों का मकान है, रेंट कंट्रोल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट नहीं लिखा हुआ और ना हम पैसों की रिसिप्ट देते हैं हमेशा। 20 साल मेरे को इस मकान पर पोजीशन करते हुए हो गया, तो 20 साल के बाद में मैं क्या क्लेम करूंगा, कब्जा। 20 साल हो गए, एडवर्स पोजीशन है मेरा, तो कोर्ट खुद करने, लॉ खुद कह रहे हैं कि ऐसे एडवर्स पोजीशन जो बिना किसी विघ्न के कार्य किया गया, तो फिर वो पोजीशन इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 110, जिसके हाथ में पोजीशन है उसी का ही मालिक हुए जाने की न्यायालय 10 में से कितने बिंदु पोजीशन 9, 10 में से 9 बिंदु ऐसे जो पोजीशन वाले को स्वामी डिक्लेयर करने की बात कहते हैं। तो मैं उस लॉ का फिर फायदा नहीं उठाऊंगा, इसलिए मैं मकान वाली को जाकर कह देना कि सर इस तरह की बातें कर रहे यार। यश की बहन कल मेरी बात हुई, बेचारा बच्चा रो, कालावधि की किराएदारी। कोई भूस्वामी परिसरों को निवासी प्रयोजन के लिए 3 वर्ष से अनधिक की समय सीमित कालावधि के लिए किराए पर दे सकेगा। सेक्शन नंबर 8 रेजिडेंशियल पर्पस की बात कर रहे हैं, कमर्शियल पर्पस की बात नहीं कर रहे हैं। तो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कोई भी मकान अधिकतम कितने समय के लिए, 3 साल। और यदि उसी किराएदारी को आगे बढ़ाना चाह रहा है तो क्या होगा बेटा, ऐसे 3 साल खत्म होने के बाद में नया एग्रीमेंट, फिर 3 साल के बाद में नया एग्रीमेंट। और कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र देने के लिए किराया अधिकरण के समक्ष एक संयुक्त अर्जी प्रस्तुत करेंगे। क्या कहा कि ऐसी जो 3 साल की है उसमें किराया वापस से पोजीशन प्राप्त करना है, किसको, मकान मालिक को। तो ऐसे मकान मालिक के द्वारा पोजीशन प्राप्त करने के लिए कब, 3 साल के बाद में एक संयुक्त अर्जी प्रस्तुत की जाएगी, किसके सामने, रेंट ट्रिब्यूनल के सामने। दोनों मिलकर दें, दोनों मिलकर संयुक्त रूप से। आपने मकान इसका किराया देखा है, मतलब किराया ये तो पहले का है ना, मतलब पहले करेगा, मतलब वो जो एग्रीमेंट बना है 3 साल किराएदारी के अनुज्ञा कि हम ऐसे लिमिटेड टाइम के लिए कर रहे हैं और
3 साल तक चलेगी और 3 साल के बाद मुझे कब्जा मिल जाए उसको बिल्कुल पहले करेंगे। हाँ, तो अब इसके अलावा क्या सवाल हो सकता है, पहले के अलावा बाद में? नहीं, बाद में नहीं, मतलब आपने अभी कुछ और बोला दूसरा कि कब्जा बाद- तीन वापस प्राप्त पार्ट करने के कब्जा लिए प्राप्त आपने करने के लिए। हाँ, तो ये तो premature पहले entry से वाली है। बात नहीं है। हाँ, आप भी सही कह रहे हो कि साहब किराएदारी जो शुरू होगी ना, जिस दिन किराएदारी शुरू होगी उसके पहले हमें ये एग्रीमेंट साइन करके रेंट अथॉरिटी पर पेश करना है। रेंट ट्रिब्यूनल रेंट ट्रिब्यूनल, सो रेंट अथॉरिटी में। और रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ऐसे एप्लीकेशन पर एक आदेश पारित करेगा, एक सर्टिफिकेट पारित करेगा जिसपे लिखा हुआ होगा कि ये किराएदारी 3 साल तक चलेगी और ऐसी 3 साल की किराएदारी के बाद में मकान मालिक को कब्जा वापस से पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा। पारित कब की जा रहा है, मतलब ऐसा सर्टिफिकेट कब दे रहे हैं, आज। सर्टिफिकेट लागू कब होगा, 3 साल बाद, जब वो डॉक्यूमेंट की टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्डर है जो दे आज दिया गया है, पर वो मैच्योरिटी में कब आएगा, 3 साल तो बाद। इसीलिए हमने क्या कह दिया, प्री Premature मैच्योर ऑर्डर या प्री मैच्योर डिक्री, सेक्शन नंबर 8। अनुज्ञा के लिए और कब्जे की पुनः, अच्छा एक तो इसी किराएदारी की अनुज्ञा और प्लस कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र देने के लिए किराया अधिकरण के समक्ष एक सही तरजीह प्रस्तुत की जाएगी। किराया अधिकरण तुरंत अनुज्ञा प्रदान करेगा, क्योंकि ये कंसेंट पर बात चल रही है दोनों की ना। और ऐसे परिसरों के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए प्रमाण पत्र में उल्लेखित कालावधि के अवसान पर निष्पादनीय प्रमाण पत्र जारी करेगा। अब उसमें वो जो कालावधि हो सकती है वो 1.5 साल की हो सकता है 2 साल की हो सकता है 3 साल की हो। जैसे ही वो कालावधि अवसान हो उसके बाद में ये निष्पादनीय प्रमाण पत्र जारी करेगा। मतलब अब उसको एग्जीक्यूशन में कब लाया जाएगा, उस प्रमाण पत्र को एग्जीक्यूट कब करवाया जाएगा, जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ टाइम पीरियड खत्म हो जाए। परंतु इस धारा में जारी कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र व्यपगत हो जाएगा यदि अधिकरण के समक्ष उसके निष्पादन के लिए अर्जी ऐसे प्रमाण पत्र के निष्पादनीय होने की तारीख से 6 माह के भीतर दाखिल नहीं की गई हो। अब जैसे ही कालावधि खत्म हुई, मान लो 2 साल का एग्रीमेंट था, आज उन्होंने रजिस्टर करवा दिया, 2 साल खत्म हुए, उस पोजीशन वापस प्राप्त करना है, तो ऐसे 2 साल खत्म होने के कितने टाइम पीरियड में उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, 6 महीने, उसके 6 महीने के बाद। और यदि 6 महीने के बाद तक यदि वो नहीं देता है तो फिर ऐसी डिग्री लैप्स हो जाएगा, व्यपगत हो जाएगा। इस तरह की कहानी करके सर सबसेक्शन 3 में ऐसी अनुज्ञा उन्हीं परिसर के लिए 3 बार सैनित नहीं दी जाएगी। तो व्यपगत होने के बाद 3 बार और नहीं, व्यपगत नहीं, 3 साल खत्म हो गया, वापस और ले लो 3 साल और ले लो 3 साल बस। उसके बाद पहले तो हम क्या करें, उसी को रिस्टोर करवाने आ गया, उसके बाद नया एग्रीमेंट करवाओ। भाई एक नया एग्रीमेंट था अपना, 2 साल के लिए था, खत्म होने वाला है। अब हमने क्या किया, उसी एग्रीमेंट पर वापस साइन करवा ली टाइम पीरियड को आगे बढ़ाने के, तो वही एग्रीमेंट वापस तक चल रहा है। अच्छा, उसको 3 बार तक नहीं बढ़ा 3 बार तक रिस्टोर, फिर बाद में आपको नया फिर बनाना। बाद में नया एग्रीमेंट। ठीक है, ऐसा करके आज की कहानी को व्यपगत करते हैं, लैप्स खत्म।